गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या पढ़ेंगे, तो आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह में हमने 3.1 एक्सरसाइज तक आपका कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह का योग, आव्यूह का गुणन के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे आव्यूह का। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा आव्यूह पर संक्रियाएं और आव्यूह का योग। आव्यूह पर योग, इस पे कैसे इसका योग होता है वो हमें देखना है। आव्यूह पर योग, आव्यूह का योग कैसे होता है यही हमें आज पढ़ना है। और इसके आगे भी जितने चैप्टर, जितने टॉपिक हैं एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए, सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करें तो उसमें हमारे सामने कोई समस्या न आए, हम पूरे एक्सरसाइज को आराम से और अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए अब हम चलते अपने पढ़ने के लिए थ्योरियों को, बेसिक को, कि क्या क्या यूज होने वाले हैं 3.2 में। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह पर योग, इसके बाद से पढ़ेंगे आव्यूह पर गुणन और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आइए देखते हैं क्या आव्यूह पर योग कैसे होता है। तो जैसे देखिए a प्लस बी को यदि जोड़ा जाएगा, a प्लस बी को जोड़ा जा रहा है तो a और b में क्या होना चाहिए, तो a प्लस बी, a और b समान कोटि के होने चाहिए। a और b समान कोटि का होना चाहिए, तभी जाके दोनों जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, जब दोनों समान कोटि होंगे। जैसे मान लीजिए a को लिखा जा रहा है ए आई जे एम क्रॉस एन, ए को लिखा गया, वैसे b को लिखा गया है बी आई जे पी क्रॉस क्यू लिखा गया है इसमें b को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कब ये हल होगा, तो जब m क्रॉस n ये बराबर होना चाहिए किसके, p क्रॉस q के। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका मतलब गुणा है, 2 गुणे 10 भी हो, इधर 4 गुणे 5 भी हो, इधर 3 गुणे 5 भी हो, इधर 1 गुणे 15 भी हो, तभी भी ये सब सेम ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 दहा में 20, 4 5 20, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब गुणा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब केवल दिखाने का प्रतीक होता है, कैसे कैसे दिखाया जाता है। इसमें जो पहला हमारा होता है क्या होता है, पंक्ति होता है, जो बाद वाला होता है वो क्या होता है, वो हमारा स्तंभ होता है। तो जैसे m है तो m क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, तो m बराबर p होना चाहिए, n बराबर q होना चाहिए, m p के बराबर होना चाहिए, n q के बराबर होना चाहिए। अब देखिए m क्या है, तो m है पंक्तियों की संख्या, m है पंक्तियों की संख्या। वैसे ही n क्या है, तो n है a में स्तंभों की संख्या, a में स्तंभों की संख्या। वैसे ही p क्या है, तो p है b में पंक्तियों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या। q क्या है, तो q है b में स्तंभों की संख्या। b में स्तंभों की संख्या। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कौन सा क्या है, m क्या है, n क्या है, p क्या है, q क्या है। तो n किसके बराबर होना चाहिए, p के। a में पंक्तियों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। वैसे ही a में स्तंभों की संख्या b में स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही जोड़ा जाएगा, मान लीजिए c बराबर a प्लस b को जोड़ा जा रहा है तो c आ रहा है, तो c क्या होगा, c भी a और b के समान ही कोटि का होगा, a और b के समान ही कोटि का होगा। समान ही कोटि का होगा। जो C जोड़ा जाएगा वो उसका भी कोटि क्या होगा, तो A और B के कोटि का ही इसका भी कोटि होगा। यदि A का कोटि m गुणे n है तो C का भी कोटि m गुणे n ही होगा, और m गुणे n किसके बराबर है, P गुणे Q के। तो C की कोटि m गुणे n P गुणे Q के ही बराबर होगा।
तो ये रहा आपका अवयव पर योग। अवयव पर योग कब होता है? तो सेम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। जब ये आपको समझ में आ गया तो ये सारी कहानी इसी को लिखा गया है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? ए और बी समान कोटि का होना चाहिए। जो ए का कोटि हो वही सेम टू सेम बी का भी कोटि हो। जैसे ए का कोटि यदि 4 क्रॉस पी है, यदि ए का कोटि 4 क्रॉस पी है तो बी का भी कोटि 4 क्रॉस पी ही होना चाहिए। ये नहीं कि 5 क्रॉस 4 हो जाए, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा, वहां पे आप नहीं जोड़ पाएंगे। जब ऐसा होगा सेम टू सेम तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं इसी में, एक हमारा आगे टॉपिक है एक अवयव का अदिश से गुणन। एक अवयव का किससे गुणन? अदिश से गुणन। एक अवयव का अदिश से गुणन, इसको हम मिटा लेते हैं। आइए अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में क्या है? एक अवयव का एक अदिश से गुणन। इसका मतलब क्या है? जो इसमें अवयव है, इस अवयव का मतलब क्या होता है? तो अवयव अपने आप में एक अरेंजमेंट होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभ में कई सारे एलिमेंट रखे गए होते हैं, कई सारे सजाए गए होते हैं। ये अवयव क्या होता है? तो एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? तो अरेंजमेंट होता है अवयव हमारा। ऐसे ही जो इसमें अदिश है, अदिश हमारा क्या होता है? तो अदिश हमारा एक प्रकार की संख्या होती है। अदिश क्या होता है? तो अदिश एक प्रकार का संख्या होता है। संख्या मतलब नंबर होता है। अदिश क्या होता है? यहाँ पर नंबर। तो के किससे बिलोंग करना चाहिए? तो के एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एक अवयव है 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 एक अदिश गुणन है, ये एक अवयव है। ये एक अदिश गुणन है, ये एक अवयव है। तो यही एक अवयव का एक अदिश से गुणन था। आपको 2 से इसके सारे एलिमेंटों में गुणा करना होता है, तो यही एक अवयव का एक अदिश से गुणन होता है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे अवयवों के योग गुणधर्म। आइए अब उसको देखते हैं। क्या है? अवयवों का योग गुणधर्म। अवयवों का योग गुणधर्म। योग गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो देखिए, अवयवों का योग गुणधर्म को पढ़ने के लिए मान लीजिए कि 2 अवयवों को जोड़ा जा रहा है, तो एक तीसरा अवयव मिल रहा है। क्या? तो a प्लस बी को जोड़ा जा रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें? c मिल रहा है। यहाँ पर ए को कैसे लिखा जाता है? तो ए को लिख लीजिए ए आई जे। इसकी कोटि क्या है? तो इसकी कोटि m क्रॉस n है। और कब इनको जोड़ा जाएगा? जब सबकी कोटि समान होगी। तो आपको सभी की कोटि एक जैसे लिखने होगी। बी आई जे, इसकी भी कोटि m गुणे n होना चाहिए। वैसे ही सी को भी लिख लीजिए सी आई जे, इसकी भी कोटि क्या होनी चाहिए? तो m गुणे n ही होनी चाहिए, इसकी भी कोटि। अब देखिए इन सबको जोड़ा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? इसकी भी कोटि m गुणे n ही होगी। वैसे इधर भी आप b प्लस a को भी जोड़ेंगे तो इसकी भी कोटि m गुणे n ही होगी। इसको क्या कहते हैं? a प्लस बी और b प्लस a जब एक जैसा आए तो इसको क्या कहेंगे? क्रमचय। ये क्या है हमारा? क्रमचय। ये हमारा क्या हो गया? क्रमचय। ऐसे ही जब आप देखिए a प्लस बी को जोड़ेंगे, मान लीजिए कि इसी में c को भी जोड़ा जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी के भी, सी भी इसी के बराबर होगा। a प्लस बी प्लस सी जोड़ा जा रहा है, पहले a प्लस बी को फिर c को जोड़ा जा रहा है, इधर b प्लस सी को जोड़ा जा रहा है, फिर a को जोड़ा जा रहा है, तो इसका भी मान, इन दोनों का मान बराबर ही आएगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य। साहचर्य के बारे में पढ़े थे ना? कहाँ पर पढ़े थे? संबंध एवं फलन में पढ़े थे। तो ये क्या है? आपका साहचर्य है। ऐसे ही हम लोग इसमें और भी जोड़ने का तरीका है। क्या? तो जैसे कि a में से a को घटाया जा रहा है, a में से a को घटाया जा रहा है, या माइनस a में a को जोड़ा जा रहा है, माइनस a में a को जोड़ा जा रहा है, तो क्या आएगा? इसका मान, टोटल मान 0 आ जाएगा। एक अवयव में सेम से सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा? मान 0 आएगा। तो 0 ये नहीं लिखा गया, ये क्या लिखा गया? o। इसे क्या लिखा गया है? तो ओ लिखा गया। ओ मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ओ अवयव बनेगा। जैसे देखिए
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 3 है, 4 5 है, सेम टू सेम यहाँ पे भी घटा दिया गया 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो ये क्या मिला, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो कौन सा अवयव कहलाता है, तो हमारा शून्य अवयव कहलाता है। तो ये कौन सा अवयव मिलेगा, हमें शून्य अवयव मिलेगा। तो यहाँ पे वो क्या है, शून्य अवयव। इसकी भी कोटि क्या होगी, तो इसकी भी कोटि सेम ही होगी, m गुणे n की ही कोटि का ये भी होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा ही एक और गुणधर्म है। कितने गुणधर्म है इसमें, योग गुणधर्म कितने हैं, तो 4 हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, एक चौथा है, क्या है, तो a में यदि शून्य अवयव को जोड़ा जाए या शून्य अवयव में a को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, हमें a ही मिलता है। जिस अवयव में जोड़ा जा रहा है वही अवयव हमारा मिलेगा, और उसकी कोटि क्या होगी, m गुणे n। यहाँ पे जितने सारे लिखे गए हैं सबकी कोटि क्या होगी, तो m गुणे n ही क्या कोटि का सारा होगा, क्योंकि सबकी कोटि क्या है, m गुणे n की है, तभी जोड़ा ही जाएगा। यदि सबका कोटि एक जैसा नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये रहा आपका क्या, अवयवों का योग गुणधर्म के बारे में। अब हम क्या पढ़ना है, तो एक अवयव का अदिश गुणन गुणधर्म। अब क्या पढ़ना है, एक अवयवों का अदिश गुणन गुणधर्म। अदिश से गुणा करने के बाद से उसमें क्या क्या गुणधर्म आता है, तो अब चलिए हम उसको देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। अब हम लोग देख लेते हैं एक अवयव का अदिश गुणन गुणधर्म। एक अवयव के अदिश गुणन गुणधर्म क्या होते हैं, तो ये देखिए, जैसे एक अवयव लिया गया a, तो इसको कैसे लिखा जाता है, aij m क्रॉस n। वैसे ही एक b अवयव लिया गया, इसको कैसे लिखा जाता है, तो bij m गुणे में n। और दो एक अदिश गुणन लिए गए, क्या क्या, तो एक मान लीजिए k है, दूसरा क्या है, l है। एक k है हमारा, दूसरा क्या है, तो l है। अब इनका अदिश गुणन गुणधर्म क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए k है और a प्लस बी किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी को जोड़ के k से गुणा करना। अभी तक तो ये ऐसे लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k से a में गुणा कर दीजिए और k से b में गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई किसके लिए, तो एक अवयव के अदिश गुणन गुणधर्म की। गुणधर्म का मतलब ये प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर बाहर में a है और अंदर में दो हमारे क्या है, दो हमारे अदिश गुणन है। बाहर में एक प्रॉपर्टी है और अंदर में क्या है, दो हमारे अदिश गुणन है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आप अवयवों से दोनों अदिश गुणनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ka प्लस में la, ka प्लस में la हो जाएगा। ये क्या है, तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। कैसे इसको गुणा किया जाएगा, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा कि अदिश गुणन गुणधर्म क्या होता है। तो यदि आपका अदिश गुणन बाहर में है तो आप अदिश गुणन से प्रत्येक अवयव में गुणा करके जोड़ सकते हैं। यदि आपके अदिश गुणनों का योग करके अवयव में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप अदिश गुणनों से अवयवों में मल्टीप्लाई करके भी उसके बाद जोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका एक अवयव के अदिश गुणन गुणधर्म। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अवयवों के गुणन गुणधर्म को, गुणा को पढ़ना है कि कब गुणा किया जाता है, कब गुणा नहीं किया जाता है। अभी तक आप योग को पढ़े थे, तो योग में क्या होना चाहिए, समान कोटि का होना चाहिए। गुणा में समान कोटि से हमें कोई मतलब नहीं है, समान कोटि का है या नहीं है, कब गुणा होगा ये हमें देखना है। तो अब आइए हम देखते हैं अपने अवयवों के गुणन गुणधर्म को। अब हम लोग देखते हैं अवयवों का गुणन, अवयव का कब गुणा होता है, कब गुणा नहीं होता। आइए देखते हैं। मान लीजिए दो अवयव हम लोगों ने लिया है, एक लिया है a जो है aij, इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि है m गुणे में n, इसकी कोटि है m गुणे में n। ऐसे ही एक b अवयव लिए हैं जो है bij, इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि है p गुणे में q। तो यहाँ पे कब गुणा होगा, a से b में गुणा कब होगा, a भी लिखेंगे। a भी कब संभव है, तो आप लिखेंगे यदि a भी कब संभव है, तो लिखेंगे यदि a भी संभव हो। तो यहाँ पे ना लिख करके हम आगे में लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और ये आपको बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देगा। इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझ जाना है। एक ही बार में नहीं समझ में आए, कई बार देखिए, लेकिन आप लोग ध्यान से जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक होता है क्या, यदि ये भी संभव हो, मतलब a से b में गुणा संभव है, यदि a भी संभव हो।
यदि ए बी संभव हो तो, यदि ये भी संभव हो तो क्या होना चाहिए, ए का जो स्तंभ है, ए में स्तंभों की संख्या, तो ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब आप ए से बी में गुणा कब कर पाएंगे, जब इस ए का स्तंभ बी के पंक्ति के समान हो, तभी जाके गुणा होगा। n बराबर यहां पे लिख दीजिए अर्थात n बराबर p, n का मान p के बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे गुणा हो पाएगा। मान लीजिए कि ए बी का गुणा आप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, c आ रहा है, ए बी का गुणा कर रहे हैं तो c आ रहा है, तो इस c का कोटि क्या होगा, c का कोटि क्या हो जाएगा, तो c का कोटि होता है जो ए में जो पंक्तियों की संख्या है, ए में जो पंक्तियों की संख्या है m, और बी में जो स्तंभों की संख्या है q, m गुणे में q, c का कोटि क्या होता है, तो m गुणे में q। ये कहां से आता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक दूसरा लिख लेते हैं आप लोग, यदि मान लीजिए कि इसी को उल्टा लग दिया गया, यदि बी ए, यहां पे लिखेंगे यदि बी ए संभव हो तो, यदि बी ए संभव हो तब क्या होगा, यदि बी ए संभव हो तो, यदि बी ए भी संभव हो तो कैसे करेंगे, यदि बी ए संभव हो तो देखिए पहले बी लिखा गया है फिर ए लिखा गया है, इसका मतलब है कि बी में पंक्तियों की संख्या लेनी है, जो इसका जो पहले अवयव रहेगा उसी के क्या लेना है, उसी की स्तंभों की संख्या लेनी है। तो बी के स्तंभों की संख्या, तो बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या क्या है, बी के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होना चाहिए, बी के स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। यदि बी ए संभव हो तो बी के स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा रहा, समझ में आ रहा है, तो बी ए लिखा गया है ना, तो बी को आप लोग ऊपर में लिखेंगे बी आई जे पी गुणे में क्यू, और नीचे में ए को लिखेंगे तो ए आई जे एम गुणे में एन। अब देखिए इसका क्यू इसके एम के बराबर होना चाहिए, इसके बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्यू किसके बराबर होना चाहिए, एम के, क्यू किसके बराबर होना चाहिए, एम के। और यहाँ पे जो आएगा ए बी इक्वल टू सी, यहाँ पे जो बी ए इक्वल टू सी आएगा, बी ए इक्वल टू सी, इसमें सी की कोटि क्या होगी, तो सी की कोटि होगी पी गुणे में एन, पी गुणे में एन कोटि का होगा सी हमारा। तो ये आपने दो शर्त इसमें पढ़ लिया। अब हम इसी में इसके आगे वाले शर्तों को पढ़ते हैं, मतलब ए बी कब संभव नहीं होगा, बी ए कब संभव नहीं होगा। देखिए अब इसी में हम लोग तीसरा देखते हैं, ए बी और बी ए का गुणा तो देख लिया, अब ए बी का गुणा कब संभव नहीं है, ए का बी में गुणा कब संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है। यदि ए बी कब संभव नहीं होगा, जब n इक्वल टू एन पी के बराबर नहीं होगा, n डज नॉट इक्वल टू पी। ए भी संभव नहीं है यदि n p के बराबर नहीं है। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा हमारा बी ए संभव नहीं है, बी ए संभव नहीं है। बी ए कब संभव नहीं होगा, तो बी ए संभव नहीं है यदि बी ए में क्या होगा, तो यदि क्यू एम के बराबर नहीं है, यदि क्यू हमारा एम के बराबर नहीं है
तो हमारा बी ए भी संभव नहीं है। तो ये रहा आपका अवयवों का गुणन। अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से अवयवों का गुणन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें केवल कोटि पे बात करते हैं, अंदर के अंकों से हमें मतलब ही नहीं है। अंदर के अंक हमें नहीं कंफर्म करेंगे कि गुणा हमें करना है कि गुणा हमें नहीं करना है। कौन बताएगा गुणा करना है कि नहीं करना है? तो अवयव की कोटि बताएगा। आइए अब हम देख लेते हैं अपने अवयवों की कोटि पर। देखिए जैसा हम लोगों का पहला है, इसमें ए गुणे बी, ए का जो कोटि है क्या है? ए की कोटि, बी की कोटि। आपको बताया ए की कोटि है 5 गुणे में 4 और बी की कोटि है 4 गुणे में 3। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी कब संभव है और बी ए कब संभव नहीं है। ए बी संभव है तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए? ये 4 से 4 बराबर है। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः ए भी हमारा संभव है। ए भी हमारा संभव है तो यहाँ पे लिखिए ए भी संभव है। ए भी संभव है कैसे? तो ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर है किसमें? बी में पंक्तियों की संख्या के। बी में पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 4 बराबर 4 है, इसीलिए हमारा ए बी संभव है। अब इसी में दूसरा आप लोग क्या देखेंगे? बी ए के बारे में। ये हमारी पहला हो गया। अब दूसरा इसी में बी ए के बारे में देख लीजिए। बी ए संभव है तो बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये देख लीजिए बी ए संभव नहीं है, बी ए संभव नहीं है। देखेंगे कि 3 इस 5 के बराबर नहीं है। यदि आपको ये से नहीं समझ में आ रहा है तो बी को ऊपर लिखिए 4 गुणे में 3, ए को नीचे में लिखिए 5 गुणे में 4। तो ये देखेंगे तो 3 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए नहीं, बी पहले है ना, तो बी को पहले लिखेंगे। बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या किसके बराबर नहीं है? तो ए में पंक्तियों की संख्या के। ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं। बी में स्तंभों की संख्या क्या है? तो 3 है। तो 3 5 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए बी ए संभव नहीं है, केवल ए बी संभव है। इसी में ये तो एक हो गया 5 गुणे 4, 4 गुणे 3। अब इसी में दूसरे कोटि का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पे देखते हैं कि क्या वो हमारा संभव होगा। उसमें क्या संभव होगा, क्या हमारा संभव नहीं होगा। देखिए जैसे दूसरा है 1 गुणे में 2, 10 गुणे में 1। 1 गुणे में 2, 10 गुणे में 1। अब आपको लिखना है यहाँ पे ए बी संभव है कि ए बी संभव नहीं है। यहाँ पे ए बी के लिए देखेंगे कि ये 2 10 के बराबर नहीं है, तो ए बी संभव नहीं है। ए बी संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है बी में पंक्तियों की संख्या के। बी में पंक्तियों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। ए में स्तंभों की संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये 2 10 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा ए बी संभव नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं अपने बी ए की बात। बी ए संभव है या नहीं है? तो बी ए संभव है क्योंकि 1 1 के बराबर है, तो लिखेंगे बी ए संभव है। क्या है? बी ए संभव है। कैसे? तो यदि आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता हो तो नीचे लिखिए बी इक्वल टू 10 गुणे में 1 और ए इक्वल टू 1 गुणे में 2। अब बात एक और कर लेते हैं। यहाँ पे बी ए की कोटि क्या होगी? बी ए तो संभव है लेकिन बी ए की कोटि क्या होगी? तो 10 गुणे में 2। बी ए की कोटि क्या हो जाएगी? तो 10 गुणे में 2 हो जाएगी। बी ए की कोटि क्या? 10 गुणे में 2, जिसमें 10 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। बी ए संभव है। तो कैसे संभव है? क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है।
बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, तो एक है, और ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है, तो एक एक के बराबर है, इसीलिए हमारा बी ए संभव है और इसमें ए भी संभव नहीं है। अब हम लोग इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो क्या है एग्जाम्पल, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए जैसे तीसरा हम लोग ले रहे हैं 5 गुणे में 4 और 4 गुणे में 5। यह है ए का कोटि, यह है बी का कोटि, ये रहा आपका तीसरा। यहाँ पर बताना है कि ए बी का कोटि क्या होगा, बी ए का कोटि क्या होगा। यदि संभव है तब कोटि क्या होगा, संभव नहीं है तो कोटि की बात ही नहीं होगी। अब यहाँ पर चलते, ए बी संभव है, ए बी संभव है, तो हाँ 4 4 के बराबर है, अतः ए बी हमारा संभव है। ए बी संभव है, ए भी संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या लिखेंगे, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, तो बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हमारा ए भी संभव है। क्योंकि पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या 4 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है, 4 हमारा 4 के बराबर है। तो ए बी का क्या होगा, ए बी का यहाँ पे कोटि क्या होगा, तो ए बी का कोटि 5 गुणे में 5 हो जाएगा। अब बी ए की बात करते हैं, तो बी ए भी संभव है, बी ए भी संभव है। कैसे, क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, 5 है, ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 5, तो 5 5 के बराबर है, इसलिए हमारा बी ए संभव है। तो बी ए की कोटि क्या हो जाएगी, बी ऊपर है ना, तो 4 और इधर में 4, तो 4 गुणे में 4 हो जाएगी इसकी कोटि। आप लोगों को डायरेक्ट ना समझ में आता हो तो बी ए को नीचे लिख लीजिए, बी को नीचे लिखेंगे तो 4 गुणे में 5, ए को नीचे लिखेंगे तो 5 गुणे में 4, ये 5 के 5 बराबर है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 4 गुणे में 4। ये हमने कोटि लिख दी है। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देख लिया कि कभी ए भी संभव है तो कभी बी ए संभव नहीं है, कभी बी ए संभव है तो कभी ए भी संभव नहीं है, कभी ए बी और बी ए दोनों संभव है, लेकिन उनकी कोटि क्या है, हर एक की कोटि अलग अलग है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए भी संभव हो, बी ए भी संभव हो और ए बी और बी ए की कोटि भी एक जैसी हो, जैसी ए की कोटि हो वैसी ही बी ए की भी कोटि हो, जैसी बी की कोटि हो वैसी ही ए बी की भी कोटि हो, सबकी कोटि एक समान है। तो देखिए उस टाइम क्या एग्जांपल आप लोग लेंगे, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए 3 गुणे 3 कोटि का है, बी भी 3 गुणे 3 कोटि का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों संभव हैं, क्योंकि देखेंगे 3 से 3 बराबर है और 3 से 3 बराबर है, तो लिखेंगे ए बी संभव है, ए बी संभव है। क्यों संभव है, कि ए में स्तंभों की संख्या जो पहले हो उसमें स्तंभों की संख्या देख ली जाती है। ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, तो बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, तो ए में स्तंभों की संख्या 3 है और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो बी में पंक्तियों की संख्या 3 है, 3 3 के बराबर है। ये रहा हमारा पहला। इसी में दूसरे पे चलते हैं, क्या देखते हैं, तो बी ए संभव है, तो हाँ बी ए भी संभव है। क्यों संभव है, इसमें बी पहले है तो बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर। बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, बी में स्तंभ है 3, ए में पंक्ति कितने हैं, तो 3 है, तो 3 3 के बराबर है,
अब यहाँ पर ए बी की कोटि क्या होगी, तो ए बी की भी कोटि 3 गुणे 3 हो जाएगी। बी ए की कोटि क्या होगी, तो बी ए की भी कोटि 3 गुणे 3 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग ये सब कुछ देख लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसी में कुछ थ्योरी होती है जिसे आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग इसी में जो अभी गुणा किए थे उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी जाएगी वो लिख लेते हैं। जैसे देखे थे ना कि कहीं पर ए भी संभव था तो बी ए संभव नहीं है, तो लिखेंगे यदि ए बी परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब है कि यदि ए का बी में गुणा संभव हो, यदि ए बी परिभाषित हो, यदि ए बी परिभाषित हो तो यह जरूरी नहीं है कि, तो यह जरूरी नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो, बी ए भी परिभाषित हो। आप लोगों ने देखा था कि यदि ए भी परिभाषित होता था तो बी ए भी परिभाषित हो, यह जरूरी नहीं है। यदि बी ए भी परिभाषित हो तो ए बी भी परिभाषित हो, यह भी जरूरी नहीं है। इसके रिवर्स भी इसी में काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा क्या होगा कि यदि ए बी एवं बी ए संभव हो, यदि ए बी एवं बी ए संभव हो तो यह जरूरी नहीं है कि, तो यह जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो, कि ए बी बराबर बी ए भी हो। यह जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा। यदि ए बी एवं बी ए संभव हो तो यह जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। अभी आप लोगों ने एक गुणा में देखा था, ए की कोटि क्या थी, ए की कोटि थी 5 गुणे में 4 और बी की कोटि क्या थी 4 गुणे में 5। तो देखे थे कि वहां पे ए बी की कोटि क्या आई थी, ए बी की कोटि 5 गुणे में 5 आई थी और बी ए की कोटि क्या आई थी, तो 4 गुणे में 4 आई थी। तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए, इसमें 25 है, इसमें 16 है, दोनों तो संभव हैं लेकिन दोनों में एलिमेंटों की संख्या अलग अलग है, तो इसीलिए ए बी बराबर बी ए हो यह हमारा जरूरी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पे। तीसरा क्या था कि यदि ए बी बराबर बी ए हो, यदि ए बी बराबर बी ए हो, यदि ए बी बराबर बी ए, दोनों ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएं, तब क्या होगा, तब ए की कोटि बी की कोटि के बराबर हो जाएगी। तब ए की कोटि बी की कोटि के बराबर हो जाएगी। जैसे लास्ट वाला जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, तब ए की कोटि किसके बराबर हो जाएगी, बी की कोटि के बराबर होगी। ये दोनों की कोटियां बराबर होंगी तभी हमारा ए बी बराबर बी ए हमारा संभव है। तो ये आप लोगों ने गुणन देख लिया। अब इसी गुणन पे एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल करके आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे गुणा होता है। ये तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल को हल कर लेते हैं इसी पे। जैसे देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। ऐसे बी एक आदि है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2 है, 3 है, 2 3 माइनस 2 है, 4 0 3 है, 4 0 और 3। क्या हमसे पूछ रहा है, ए बी इक्वल टू पूछ रहा है और बी ए इक्वल टू पूछ रहा है, बी ए इक्वल टू भी पूछ रहा है। तो देखिए ए बी और बी ए कब फिक्स होंगे कि कब ए बी का मान आएगा, कब बी ए का मान आएगा। सबसे पहले इसकी कोटि क्या है, तो 2 गुणे में 2। इसकी कोटि क्या है, तो 2 गुणे में 3। अब देखिए ये 2 से 2 तो बराबर है, मतलब ए बी तो हमारा संभव है। अब बी ए के लिए ये देख लेते हैं, तो ऊपर में लिखिए 2 गुणे में 3, नीचे में लिखिए 2 गुणे में 2। ये बराबर नहीं है, अतः ये संभव नहीं है। तो हमें किसका मान केवल निकालना, हम केवल ए बी का ही मान निकाल पाएंगे, बी ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए हम ए बी का मान निकालते हैं। ए बी की कोटि क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का था, ये 2 गुणे 3 का था, ये 2 से 2 बराबर है, तो ए बी की कोटि क्या हो जाएगी, तो ए बी की कोटि होगी हमारी 2 गुणे 3 की। ए बी की कोटि 2 गुणे 3 की ए बी का कोटि हो जाएगा। जब ए बी का कोटि 2 गुणे 3 का होगा तो इसके लिए एक हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बना लेते हैं ए बी के लिए। देखिए 2 गुणे 3 मतलब 2 पंक्तियां 3 स्तंभ होंगे,
तो इसका मतलब है कि ये A11, A12, A13, इधर में क्या होगा A21, A22, A23। ये हो गया आपका AB का मान। ये क्या हुआ, AB हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या आया AB आया। अब इसमें AB हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए ये क्या है हमारा, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है R2 है, ये हमारा क्या है तो C1 है, ये हमारा क्या C2 है, ये हमारा क्या है C3। अब देखिए वहां पर मान कैसे लिखे जाते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए A11 हमारा कैसे निकलता है, तो जो इसमें पहला वाला नंबर है ये क्या होता है रो से लेते हैं, जो दूसरा वाला होता है ये क्या बताता है हमें स्तंभ बताता है। इसका मतलब है कि A11 का मान कहां से निकलेगा, A11 का मान कहां से निकलेगा, तो A11 का मान पहला रो लेना है और पहला स्तंभ। पहला रो मतलब 1 और 2, तो 1 ले लीजिए 2 ले लीजिए। अब ये गुणा कर रहे हैं ना तो गुणा कीजिए, और पहला स्तंभ भी लेना है। पहला स्तंभ क्या है 2 और 4, तो यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए, यहाँ पर 4 से गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ देना है। 2 से और 4 से गुणा कर दिए, 1 दूनी 2 और 2 चौके 8, कितना आया हमारा मान 10 आया। किसका A11 का मान 10 आया, तो यहाँ पर रख दीजिए A11 के जगह पे 10। अब ऐसे ही A12 हमें निकालना है, तो A12 में आप लोग देखेंगे A12 में देखेंगे कि पहला रो है और दूसरा स्तंभ है। पहला रो मतलब अभी भी 1 और 2 ही लेना है, तो 1 गुणे में प्लस 2 गुणे में। अब 2 लिखा है, 2 का मतलब दूसरा स्तंभ लेना है, मतलब ये लेना है 3 और 0, तो यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 0, तो 3 एकम 3 प्लस 0, तो कितना आया मान 3 आया। तो आप लोग A12 के जगह पे क्या रख सकते हैं 3। ऐसे A13 निकालना है तो A13 भी निकाल लीजिए। A13 क्या हो जाएगा हमारा, तो A13 होगा, पहला रो लेना है और तीसरा स्तंभ लेना है। पहला रो मतलब 1 और 2 लेना है, 1 गुणे 2 गुणे, और तीसरा हमें स्तंभ लेना है जो कि है -2 और 3। यहाँ पर -2 है और यहाँ पे 3 है, 1 गुणे -2, 3 दूनी 6, कितना आया मान 4 आया। A13 का मान क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब ऐसे ही A21 निकाल लेते हैं। A21 हमारा क्या हो जाएगा A21 मतलब दूसरा रो लेना है और पहला स्तंभ। दूसरा रो क्या है 3 और 4, तो यहाँ पर लिखिए 3 गुणे में प्लस में 4 गुणे में, और पहला स्तंभ लेना है। पहला स्तंभ मतलब 2 और 4, तो यहाँ पर रखिए 2, यहाँ पर रखिए 4, 3 दूनी 6 प्लस 4 चौके 16, 16 6 22, तो A21 का मान कितना है 22 आया। ऐसे ही A22 का भी मान निकालना है, तो A22 का मान निकाल लीजिए, क्या आएगा A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा स्तंभ। दूसरा रो मतलब 3 और 4, तो 3 गुणे में प्लस में 4 गुणे में। अब दूसरा स्तंभ लेना है, दूसरा स्तंभ मतलब 3 और 0, ये हो गया 3, ये हो गया 0, 3 3 9 प्लस 0, कितना आया मान 9 आया। A22 के जगह पे आप लोग क्या रखेंगे 9 रखेंगे। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक लास्ट बचा हुआ है A23 का मतलब है दूसरा रो लेना है, तीसरा स्तंभ लेना है। दूसरा रो क्या है 3 और 4, 3 गुणे में प्लस में 4 गुणे में। तीसरा स्तंभ मतलब -2 और 3, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पे 3, 3 गुणे 2 -6, 3 चौके 12, 12 में से 6 गया, कितना आया 6, तो A23 का मान क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो यह हमारा AB का मान आ गया। AB का मान कैसे निकल रहा है, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि AB का मान कैसे निकल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम चलते हैं इसी में आगे है कि अवयवों का गुणन के अवयव। अभी जो आप लोगों ने गुणा कर लिया उसमें देखेंगे कि रो हम लोग कहां से ले रहे थे, ए से ले रहे थे। तो जो हमारा गुणा आ रहा था AB आ रहा था, AB के एलिमेंट कहां से लिखे जा रहे थे, तो A की पक्ति थी गुणे में B का स्तंभ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका सवाल सही हो पाएगा। A से पक्ति लेना है और B से हमें क्या लेना है स्तंभ, क्योंकि AB की कोटि में ही पक्ति वाला जो पहला कोटि है, जैसे में आया था अभी कोटि क्या हमारा 2 गुणे 3, ये 2 कहां से आया था
तो ये 2 हमारा ए से आया था, ये 2 कहां से आया था, ए से आया था, और ये 3 कहां से आया था, तो बी से आया था। तो आप लोग इससे समझ जाएंगे कि स्तंभ पंक्ति कहां से लेना है, तो ए से लेना है, और स्तंभ कहां से लेना है, बी से लेना है। अब इसी में एक नोट होता है, उसे भी आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए, और प्रश्नावली 3.2 को जब हल करें तो आपके सामने कोई भी दिक्कत ना आए। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में ए बी इक्वल टू 0 लिखेंगे। मान लीजिए कहीं पर ए बी का मान आ गया 0, ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान हमारा 0 आ गया, तब यह आवश्यक नहीं है कि तब यह आवश्यक नहीं है कि तब यह आवश्यक नहीं है कि ए या बी शून्यावयव हैं। तब यह आवश्यक नहीं है कि ए या बी शून्यावयव हैं। बिना शून्यावयव होंगे तो ठीक बात है, शून्यावयव नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है शून्यावयव हो, ए या बी शून्यावयव हो। अब इसी में गुणन की जो गुणधर्म है, कुछ गुणधर्म है, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। अवयवों का गुणन के गुणधर्म, आइए उसको भी लिख लेते हैं। अवयवों का गुणन के गुणधर्म, अवयवों का गुणन के गुणधर्म, अवयवों का गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, तो उसमें पहला लिखिएगा, कि यदि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी में मल्टीप्लाई किया गया, और ए को बीसी को मल्टीप्लाई करके फिर ए में गुणा किया गया, तो इन दोनों का मान क्या आएगा, इन दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन क्या, जब गुणा संभव हो तब, ये नहीं कि इसमें कोई ऐसा हो जाए कि जिसका गुणा ही संभव नहीं है, गुणा संभव हो तभी ऐसा आपको करना है, तभी ये मान दोनों बराबर होंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तो ए प्लस बी हो और सी से ए प्लस बी को जोड़ के सी से गुणा किया जाता है, या ए से सी में गुणा कर दीजिए और बी से सी में गुणा कर दीजिए और फिर जोड़िए, तभी भी दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ए सी संभव है, बी सी भी संभव हो, और ए बी के जोड़ने के बाद से भी सी से गुणा करना संभव हो, तभी ये हमारा गुणधर्म उपयोग में आएगा। अब हम इसी में जो तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है कि ए आई हो या आई ए हो, ए में से आई में गुणा किया जाता हो या आई से ए में गुणा किया जाता हो, इसका मान क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आई होना चाहिए, ये हमारा तत्समक अवयव होना चाहिए। आई क्या, आई का मतलब ये होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव मतलब जिसके सारे एलिमेंट विकर्ण वाले एक होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। अब जो यहाँ पर ए होगा उसकी कोटि क्या होगी, ए की कोटि तो दी ही रहेगी, जो आई होगा इसकी भी कोटि ए की कोटि के जैसा ही होना चाहिए। आई की कोटि क्या होना चाहिए, सेम टू सेम ए की कोटि के ही होना चाहिए, तभी जाके ये तीनों गुणधर्म आपको अप्लाई में आते हैं। गुणा में भी 3 ही गुणधर्म है, और जोड़ में भी शायद हम लोगों ने 4 गुणधर्म पढ़े थे। तो हमें उम्मीद है कि आपका वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 को जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपके सामने कोई भी समस्या नहीं होगी, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज 3.2 को लेकर के आपके सामने होंगे। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जाती रहे। धन्यवाद आपको एक बार और अंत तक बने रहने के लिए।